Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. I am Miss Materia and today is the first class of second prof in which we will be discussing medicine Aconitum napellus. Aconitum napellus एक acute remedy होती है जिसका common name है monk should और ये Ranunculaceae family को belong करती है। ये था इसका एक brief introduction। इस medicine को हम और detail में पढ़ेंगे बट उससे पहले मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है शेयर करने के लिए आप लोगों से कि मैं आज फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ सेकेंड प्रॉफ का। मैं एवरी ट्यूसडे सेकेंड प्रॉफ की मेडिसिन आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। मैं नहीं चाहती कि इस पैंडेमिक के टाइम पर किसी की भी स्टडीज इफेक्टेड हो, तो अगर आप रेगुलर मटीरिया मेडिका की क्लासेस करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप मटीरिया मेडिका के अपकमिंग लेक्चर्स मिस ना करो। लेट्स गेट स्टार्टेड। Now friends, as I have already told you that जो Aconitum napellus मेडिसिन होती है ये एक अक्यूट रेमेडी होती है और ज्यादातर रीसेंट केसेस में इसको दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है that it is generally indicated in acute or recent cases occurring in young persons, especially girls of full lethargic habit who lead a sedentary life. Sedentary life मतलब जो हमेशा बैठे रहते हैं, बैठे रहने वाला काम करते हैं, तो ज्यादातर ये मेडिसिन यंग पर्सन्स को और स्पेशली गर्ल्स के लिए इंडिकेटेड होती है जो कि सीडेंट्री लाइफ जीते हैं। पर्सन्स इजिली अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक चेंजेस। इसके जो पर्सन्स होते हैं इस मेडिसिन ज्यादातर जैसे लोगों को दी जाती है वो इजिली अफेक्टेड हो जाते हैं किस चीज से? बाय एटमॉस्फेरिक चेंजेस। बाहर के वेदर में कोई भी चेंज आया तो वो इनको बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। अगर हम इनके फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि ये कैसे दिखते हैं, तो इनका डार्क हेयर होता है, डार्क आईज होते हैं और रिजिड मस्कुलर फाइबर, मतलब इनकी जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का वो काफी रिजिड और मस्कुलर होता है। अब अगर हम देखें इनकी कंप्लेंट्स, मतलब इनकी प्रॉब्लम किस वजह से होती है, तो यहाँ पर लिखा है कंप्लेंट्स caused by exposure to dry cold air, dry northwest wind or exposure to draughts of cold air while in perspiration, bad effects of checked perspiration। तो एक एक पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर। सपोज एक पर्सन है, वो अचानक से ठंड के मौसम में वो रूम में बैठा था और वो अचानक से बाहर गया, उसने बाइक चला ली या अचानक से वो ड्राई कोल्ड एयर के संपर्क में आ गया, तो इसकी वजह से अगर कंप्लेंट बढ़ रही है तो उसके लिए एकोनिटम नापेलस बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। या फिर एक्सपोजर टू ड्रॉट्स ऑफ कोल्ड एयर। ड्रॉट्स ऑफ कोल्ड एयर मतलब कोल्ड एयर के झोंके, ठंडी हवा के झोंके। वाइल इन पर्सपायरेशन दैट मीन्स मतलब अगर उसको पसीना हुआ हो और अचानक से वो ठंडी जगह कहीं चला जाए। या फिर बैड इफेक्ट चेक्ड पर्सपायरेशन का मतलब अगर पर्सपायरेशन चेक हो तो उस कंडीशन में भी इसकी प्रॉब्लम क्या होती है? बढ़ जाती है। तो बैड इफेक्ट्स ऑफ चेक पर्सपायरेशन। नाउ एकोनिटम नापेलस एक बहुत अच्छी फियर रेमेडी है। मतलब इसका जो पर्सन होता है, इसका जो इंडिविजुअल होता है, इसमें क्या होती है? ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड। इसके माइंड में बहुत एंजाइटी होती है और बहुत डर होता है। विथ ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी, afraid to go out, to go into a crowd where there is any excitement or many people to cross the street। तो हमने ऑलरेडी देखा कि एकोनिटम नापेलस की जो पेशेंट होती है उसमें बहुत ज्यादा फियर होता है, माइंड में एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, जिसकी वजह से उसको कहीं भी क्राउड में जाना नहीं पसंद है, ना ही उसको स्ट्रीट क्रॉस करना पसंद है। दैट मीन्स रोड क्रॉस करना हुआ, किसी भी क्राउड में जाना हुआ, इन सब चीजों से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। द countenance is expressive of fear, the life is rendered miserable by fear। फ्रेंड्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार ये MCQs के फॉर्म में या फिर ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है
दैट इसकी जो पेशेंट होती है उसकी लाइफ इज रेंडर्ड मिजरेबल बाय फियर। उसकी लाइफ जो होती है वो काफी दुखी हो जाती है, मिजरेबल हो जाती है, दयनीय हो जाती है। किसकी वजह से? फियर की वजह से। इसको लगता है कि उसका जो डिजीज है श्योरली विल प्रूव फेटल। उसकी जो डिजीज है वो फेटल होगी, वो उसको क्या करेगी? उसको डेथ मिल जाएगी उसी डिजीज से। और क्या लिखा है? प्रेडिक्ट्स द डे ही विल डाई, फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ना सिर्फ इसको ये लगता है कि इसकी डिजीज जो है वो उसकी डेथ हो जाएगी, मतलब उसकी डेथ हो जाएगी उस डिजीज की सफर होने की वजह से, बल्कि वो प्रेडिक्ट कर देता है कि किस दिन उसकी डेथ होगी। दैट मीन्स वो अपने डेथ के डे को भी प्रेडिक्ट कर देता है। और अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो सपोज एक पेशेंट है, वो किसी बीमारी से सफर कर रहा है, तो उसको लगेगा कि मुझे इस दिन मेरी डेथ हो जाएगी। वो अपने पास लोगों को बुलाएगा, उसके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उन सबसे मिलेगा ये कह के कि अब हमारा टाइम आ गया है या फिर हमारी डेथ होने वाली है। तो इस टाइप के एक्सप्रेशंस ये पर्सन शो करता है। फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो फीमेल होती है उसको प्रेगनेंसी के दौरान फियर ऑफ डेथ होती है। दैट मीन्स उसको डर लगता है कि उसकी प्रेगनेंसी की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। मूविंग ऑन फर्दर, यहाँ पर लिखा है रेस्टलेस। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट जो इसका पेशेंट होता है उसमें काफी फियर होता है। ना सिर्फ फियर, वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस भी होता है। एकोनिटम नैपिलस रेस्टलेसनेस के ट्रायो की मेडिसिन है। 3 मेडिसिन है जिनमें रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। एक एकोनिटम नैपिलस, रस्टॉक्स होती है, और एक मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। तो आर्सेनिक, रस्टॉक्स और एकोनाइट, ये 3 मेडिसिन है जिसमें रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा कॉमन होती है। सो रेस्टलेसनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एकोनाइट का। एकोनाइट का पेशेंट बहुत ज्यादा रेस्टलेस होता है, मतलब सारे काम बहुत जल्दी जल्दी करता है। देखिए यहाँ पे लिखा है डज एवरीथिंग इन ग्रेट हेस्ट, मस्ट चेंज पोजीशन ऑफन। वो अपनी पोजीशन, अपनी जिस भी पोजीशन में बैठा हुआ है, मान लीजिए वो लेटा हुआ है तो बार बार उठ जाएगा, अगर बैठा हुआ है तो इधर उधर करता रहेगा। एवरीथिंग स्टार्टल्स हिम, हर चीज उसको चौंका देती है, स्टार्टल कर देती है। पेन्स आर इनटॉलरेबल, जो पेशेंट होता है एकोनाइट का, उसके लिए पेन्स जो होते हैं वो इनटॉलरेबल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेन्स इनटॉलरेबल, दे ड्राइव हिम क्रेजी, ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस इन नाइट। उसके पेन जो होते हैं, इनकी प्रॉब्लम कब बढ़ जाती है? स्पेशली ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो जो एकोनिटम नैपिलस का पेशेंट है उसके पेन जो होते हैं या फिर उसकी रेस्टलेसनेस होती है, वो पेन की वजह से रात को बहुत बढ़ जाती है। नाउ डॉक्टर हैनमन क्या बोलते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समथिंग विच यू शुड रिमेम्बर। आप अगर अपनी प्रैक्टिस भी करोगे तो भी आपको ये पॉइंट याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट व्हेनेवर एकोनाइट इज चूजन होम्योपैथिकली। होम्योपैथिकली का मतलब जब टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पे अगर आपने एकोनाइट चूज की है, यू मस्ट अबव ऑल ऑब्जर्व द मॉरल सिम्टम्स। इसके जो मॉरल सिम्टम्स है वो आपको ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यू मस्ट अबव ऑल ऑब्जर्व द मॉरल सिम्टम्स एंड बी केयरफुल दैट इट क्लोजली रिजेंबल्स देम। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी मेडिसिन है और जो आपका पेशेंट है उनके सिम्टम्स एक दूसरे से रिजेंबल कर रहे हो, मतलब एक जैसे हो। द एंग्विश ऑफ माइंड एंड बॉडी, जो माइंड एंड बॉडी की एंग्विशनेस, जो एंजाइटी हमने देखी, द रेस्टलेसनेस एंड डिस्क्वाइट नॉट टू बी अलेड। तो ये जो चीजें थी, एंग्विश ऑफ माइंड, एंशियसनेस, रेस्टलेसनेस, इसको आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। और यही वो पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है व्हाइल सेलेक्टिंग एकोनाइट। अगर आप एकोनाइट प्रेस्क्राइब कर रहे हो तो उसके पेशेंट में जो मेंटल एंजाइटी है, वरी है, फियर है, ये सारी बातें, रेस्टलेसनेस है, इन सब चीज का आपको स्पेशली ध्यान देना बहुत जरूरी है। आगे क्या लिखा है, दिस मेंटल एंजाइटी, वरी, फियर अकम्पनीज द मोस्ट ट्रिवियल एलिमेंट। जो मेंटल एंजाइटी है इसके पेशेंट में, देखिए यहाँ पर लिखा है मेंटल एंजाइटी, वरी एंड फियर, ये 3 मेन पॉइंट्स है
जो कि एकोनाइट में बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो मेंटल एंजाइटी है इसके पेशेंट में, जो वरी है इसके पेशेंट में, और फियर मतलब डर, ये 3 चीजें मेन मोस्ट ट्रिवियल एलिमेंट है। दैट मीन्स इसकी प्रॉब्लम इन चीजों की वजह से काफी बढ़ जाती है। नाउ दिस इज अ वेरी डिफरेंट पॉइंट दैट जो म्यूजिक होता है एकोनाइट के पेशेंट के लिए वो काफी अनबियरेबल होता है, मतलब वो म्यूजिक को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो उसे सैड बना देता है। यहाँ पे देखिए इसको कंपेयर किया गया है सेबाइना से और ड्यूरिंग मेंसेस एंड नैट्रम कार्ब। सो नैट्रम कार्ब के लिए ड्यूरिंग मेंसेस जो म्यूजिक है वो काफी अनबियरेबल हो जाता है। ऑल्सो आप सबीना मेडिसिन जब पढ़ेंगे सेबाइना तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से म्यूजिक का इफेक्ट उस पेशेंट के ऊपर होता है। Now here we have another point that on rising from recumbent position. Recumbent position क्या होती है? सिर झुकाकर बैठने को recumbent position कहते हैं। So on rising from recumbent position, the red face becomes deathly pale. तो ये पॉइंट नोट करने लायक है that एकोनाइट जो पेशेंट है उसका फेस रेड होता है, बट जब वो झुका कर रख के फिर उसको ऊपर करेगा तो उसका फेस जो होता है वो डेथली पेल हो जाता है और ही बिकम्स फेंट और गिडी एंड फॉल्स। और वो जब झुकी हुई पोजीशन मतलब जब सर नीचे करके झुक के, सपोज कोई बच्चा आपके क्लिनिक में आया होगा या फिर आपने किसी बच्चे को ऑब्जर्व किया होगा तो कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी तबीयत खराब हो जाती है, वो चेयर पे बैठा है बट उसने अपना सर ऐसे झुकाया होगा, सो दैट इज रिकम्बेंट पोजीशन। तो उस पोजीशन से वो जब अपना फेस ऊपर करेगा या फिर सीधे करेगा अपना सर तो उसका चेहरा डेथली पेल हो जाएगा और ही बिकम्स फेंट और गिडी, और उसके अंदर फेंटनेस मतलब चक्कर आने की टेंडेंसी, अनकॉन्शियस होने की टेंडेंसी या फिर गिरने की टेंडेंसी, फॉल्स, ये हमें देखने को मिलेगी। एंड फियर टू राइज अगेन। फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया है दैट रेस्टलेसनेस, फियर, वरी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एकोनाइट में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है फियर्स टू राइज अगेन, और उसको वापस उठने में डर लगेगा। ऑफन अकम्पनीड बाय वैनिशिंग ऑफ साइट एंड अनकॉन्शियसनेस। और यही जो सपोज एक पेशेंट आपके पास बैठा हुआ है सर झुकाकर, उसने अपना सर उठाया और आप देख रहे हैं कि उसका चेहरा बिल्कुल पेन पड़ा हुआ है, उसको अनकॉन्शियसनेस, उसको चक्कर आ रहा है, और अनकॉन्शियसनेस के साथ क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर लिखा है वैनिशिंग ऑफ साइट एंड अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, अनकॉन्शियसनेस के साथ क्या हो रहा है, वैनिशिंग ऑफ साइट, उसको कुछ भी दिखना बंद हो जा रहा है। सो दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक कि उसकी आईसाइट का भी लॉस हो जा रहा है, उसको विजन जो है वो अच्छे से नहीं दिख रहा। मूविंग ऑन, यहाँ पर लिखा हुआ है amenorrhea in lethoric young girls after fright to prevent suppression of menses। देखिए यहाँ लिखा हुआ है amenorrhea की कंडीशन डेवलप करती है यंग गर्ल्स में, और किस वजह से, आफ्टर फ्राइट। सपोज कोई लड़की है, उसने कोई डरावना सपना देखा, या फिर कई बार छोटे बच्चे भी होते हैं, सपोज कोई बच्चा है वो स्कूल गया, उसको वहां पे उसे पनिशमेंट मिली और उस पनिशमेंट की वजह से, टीचर की पनिशमेंट की वजह से वो इतना डर गया दैट अब उसके यूरिन में सप्रेशन हो गया है। उसी तरीके से हम किसी गर्ल से इसको रिलेट कर सकते हैं दैट एक लड़की है, वो किसी वजह से डर गई, उसने कोई डरावना सपना देख लिया, उसकी वजह से उसको एमेनोरिया की प्रॉब्लम आ रही है या फिर मेंसेस का सप्रेशन हो जा रहा है, तो उसके कंडीशन में हम एकोनिटम नैफिलस प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए ये पॉइंट दैट इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट सप्रेशन ऑफ मेंसेस। मेंसेस का जब सप्रेशन होता है तो उस कंडीशन में हम इसे दे सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, फॉर द कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस। नाउ फ्रेंड्स ये पॉइंट देखिए, यहाँ पर जो कंजेस्टिव स्टेज लिखा है, कंजेस्टिव स्टेज का क्या मतलब है, सपोज कोई भी बीमारी आती है तो उसका जो इनिशियल टाइम पीरियड रहता है हम उसे कहते हैं कंजेस्टिव स्टेज। तो किसी भी इन्फ्लेमेशन, किसी भी बीमारी के कंजेस्टिव स्टेज में
एकोनाइट दी जा सकती है। फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है दैट एकोनिटम नेफिलस एक अक्यूट रेमेडी है, दैट मीन्स रीसेंट केसेस के लिए दी जाती है। तो ये कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन के लिए हम दे सकते हैं बिफोर लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस। उसमें लोकलाइजेशन मतलब सेटलमेंट डिजीज में नहीं होना चाहिए कि वो डिजीज, मान लीजिए किसी को फीवर आया, मतलब जाड़े के मौसम में कोई बाहर गया, उसको ठंडी हवा का झोंका लगा और अचानक उसे मान लीजिए फीवर आ गया या कोई भी कंप्लेंट बढ़ गई, तो आप उस कंडीशन में एकोनाइट दे सकते हो। बट अगर वही फीवर कुछ दिनों का हो गया है तो आप उस केस में एकोनाइट नहीं दे सकते, बिकॉज उस केस में लोकलाइजेशन हैज टेकन प्लेस। वो जो इन्फ्लेमेशन था अब वो लोकलाइज्ड हो चुका है। मूविंग ऑन, अगर हम फीवर से रिलेटेड पॉइंट डिस्कस करें तो क्या लिखा हुआ है, फीवर में जो स्किन होती है वो ड्राई और हॉट होती है। तो एकोनाइट के पेशेंट की स्किन की अगर हम बात करें तो वो कैसी होगी? फ्रेंड्स, एकोनाइट का फीवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी इससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, तो आप इस पे ध्यान देंगे। सो यहाँ पर लिखा हुआ है स्किन ड्राई एंड हॉट। तो इसका जो पेशेंट है इसकी स्किन ड्राई और हॉट होती है एंड उसका जो फेस होता है वो रेड या फिर पेल मिलेगा। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट वो रिकमेंड पोजीशन वाला पॉइंट, तो वैसे ही यहाँ पर भी फेस रेड या पेल मिलेगा या फिर पेल एंड रेड ऑल्टरनेटिवली। सॉरी, यहाँ पर लिखा हुआ है फेस या तो रेड मिलेगा या फिर पेल एंड रेड ऑल्टरनेटिवली, या तो उसका फेस रेड ही रहेगा या फिर पेल और रेड हमें मिलेगा ऑल्टरनेट करता हुआ। ठीक है, आगे लिखा है बर्निंग थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर। फ्रेंड्स, ये एक बहुत अलग सा पॉइंट है और ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है दैट जो एकोनाइट का पेशेंट होता है इसको बर्निंग थर्स्ट होती है, मतलब बहुत ज्यादा प्यास लगती है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर की। मतलब अगर उसको प्यास लगेगी तो बहुत ज्यादा प्यास लगती है और उसको बहुत लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में पानी चाहिए होता है और वो भी ठंडा। इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस, नाउ दिस इज समथिंग वेरी कॉमन, क्योंकि अब आप एकोनाइट पढ़ रहे हो तो आपके लिए नर्वस रेस्टलेसनेस बहुत कॉमन सा पॉइंट है जो कि आपको हर जगह देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे फीवर में भी हमें इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस मिलेगी। टॉसिंग अबाउट एगनी, वो टॉस करता रहेगा बेड पे, दैट मींस हमेशा करवट लेता रहेगा। बिकम्स इनटॉलरेबल टुवर्ड्स इवनिंग एंड ऑन गोइंग टू स्लीप। तो ये पॉइंट एक बहुत डिफरेंट सा है दैट इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो इनटॉलरेबल कब हो जा रही है? इवनिंग के टाइम एंड ऑन गोइंग टू बेड, दैट मींस एट नाइट। ऑल्सो जो एकोनिटम नेफिलस मेडिसिन है वो हम कन्वर्जन्स के दौरान दे सकते हैं, जैसे जो टीथिंग चिल्ड्रेन होते हैं उनमें जब कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन मतलब जब एठन जिसको हम कहते हैं या फिर स्पाज्म को हम कन्वर्जन से समझ सकते हैं। सो टीथिंग चिल्ड्रेन, ऐसे बच्चे जिनमें दांत निकल रहे हैं, उनमें अगर कन्वर्जन्स की प्रॉब्लम होती है, हीट, जर्क्स एंड ट्विचेस ऑफ सिंगल मसल में अगर ट्विचेस देखने को मिल रहे हैं तो उस केस में भी एकोनिटम नेफिलस एक अच्छी मेडिसिन होती है। चाइल्ड ग्नॉज इट्स फिस्ट, फ्रेट्स एंड स्क्रीम, कभी कभी आपने देखा होगा छोटे बच्चे मुट्ठी बांधते हैं। ग्नॉज इट्स फिस्ट मतलब अपनी फिस्ट को अपने मुंह में लेकर फ्रेट्स एंड स्क्रीम, और वो फिर चिल्लाता है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे बच्चों के लिए भी ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है चाइल्ड ग्नॉज इट्स फिस्ट, फ्रेट्स एंड स्क्रीम, और वो चिल्लाता है। स्किन हॉट एंड ड्राई, हाई फीवर, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इसकी जो स्किन होती है वो हॉट और ड्राई होगी, और फीवर हमें किस ग्रेड का मिलेगा? हाई ग्रेड का फीवर हमें देखने को मिलेगा। अब अगर हम रेस्पिरेटरी की बात करें तो देखिए एकोनिटम नेफिलस के 2 पॉइंट्स, फीवर और रेस्पिरेटरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो फ्रेंड्स, आप रेस्पिरेटरी सिम्टम पे भी ध्यान दोगे दैट कफ और क्रूप हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। नाउ कफ और क्रूप क्या होता है? क्रूप और कफ, ट्रू रेस्पिरेशन में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हम उसे क्रूप कहते हैं। तो इसको खांसी की प्रॉब्लम होगी। खांसी कैसी आएगी इसको? ड्राई, होर्स एंड सफोकेटिंग कफ।
सूखी खांसी आएगी, होर्स होगी, दैट मीन्स काफी डीप होगी, उसका साउंड के साथ आएगी, सफोकेटिंग होगी, मतलब खांसी के बाद उसको हफनाहट होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, लाउड एंड रफ होती है, काफी लाउड होगी और रफ होगी, दैट मीन्स कभी कभी आपने सुना होगा किसी को खांसी आती है तो वो काफी रफ होती है, उसमें से लाउड आवाज आती है, क्रोकिंग वॉइस हमें सुनने को मिलेगी, हार्ड रिंगिंग एंड विस्लिंग। विस्लिंग मतलब सीटी बजना, रिंगिंग मतलब किसी चीज को मान लीजिए बजाया जा रहा हो। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक कफ हमें देखने को मिलता है एकोनिटम नेफिलस में ऑन एक्सपायरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट एकोनिटम नेफिलस में हमें विस्लिंग देखने को मिलती है, और कब मिलेगी? स्पेशली ऑन एक्सपायरेशन। ये पॉइंट याद रखने का है, क्योंकि जो स्पॉन्जिया मेडिसिन होती है, देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसमें हमें ऑन इनहेलेशन देखने को मिलता है। क्या? जो कफिंग है या फिर जो विस्लिंग साउंड है, ये हमें इनहेलेशन में देखने को मिलता है स्पॉन्जिया मेडिसिन में, बट एकोनिटम नेफिलस में हमें एक्सपायरेशन के दौरान विस्लिंग साउंड सुनने को मिलती है। विस्लिंग मतलब सीटी बजना, या फिर कभी कभी आपने देखा होगा कोई खांसता है तो उसमें से विस्लिंग आवाज आती है, उसकी सांस फूलती है तब। तो जो एकोनिटम नेफिलस का पेशेंट है वो जब एक्सपायर करेगा तब आवाज आएगी, जबकि जो स्पॉन्जिया का पेशेंट है वो जब सांस लेगा अंदर तब ऐसी आवाज हमें सुनने को मिलती है। फ्रॉम ड्राई कोल्ड विंड्स और ड्राफ्ट्स ऑफ कोल्ड एयर। तो ये भी एक सिमिलर पॉइंट है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट ड्राई कोल्ड विंड या फिर ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर की वजह से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, जो कि हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट एकोनाइट जो है हमें कभी भी इसे सिर्फ सिंपली फीवर को कंट्रोल करने के लिए नहीं देना चाहिए, या फिर किसी और ड्रग्स के साथ ऑल्टरनेट नहीं करना चाहिए। तो ये एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट एकोनाइट शुड नेवर बी गिवन सिंपली टू कंट्रोल फीवर। सिर्फ फीवर को कंट्रोल करने के लिए हमें एकोनाइट कभी नहीं देनी चाहिए। नेवर ऑल्टरनेटेड विद अदर ड्रग्स फॉर दैट पर्पज, और ना ही किसी दूसरे ड्रग्स के साथ उसे सेम पर्पज के लिए देना चाहिए। नाउ क्यों नहीं करना चाहिए, या फिर उसके लिए एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है, दैट इफ इट बी अ केस रिक्वायरिंग एकोनाइट, अगर जिस केस के लिए आप एकोनाइट दे रहे हो वो वाकई में एकोनाइट का केस है, टोटलिटी और पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज के बेस पे वो एकोनाइट मेडिसिन ही आ रही है, तो नो अदर ड्रग इज नीडेड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इफ इट बी अ केस रिक्वायरिंग एकोनाइट नो अदर ड्रग इज नीडेड, एकोनाइट विल क्योर द केस। अगर वाकई वो एकोनाइट का केस है तो एकोनाइट सेल्फ सफिशिएंट है, वो उस केस को ठीक कर देगी, उसके साथ किसी भी मेडिसिन को ऑल्टरनेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस इंडिकेटेड बाय द एक्साइटिंग कॉज। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट इज एक्साइटिंग कॉज? एक्साइटिंग कॉज वही होता है जो हमने अभी डिस्कस किया, दैट ड्राई कोल्ड विंड या फिर ड्राफ्ट्स ऑफ कोल्ड एयर, जिसमें वो पेशेंट जाएगा तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, इज नियरली ऑलवेज इंजूरियस इन फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफॉइड फीवर। और ये टाइफॉइड फीवर के केस में ये इंजूरियस होती है ऑलवेज। तो ये पॉइंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नोट करने के लिए दिया गया है, दैट ये टाइफॉइड फीवर के फर्स्ट स्टेज में इसे हमें नहीं देना चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द मोडालिटीज। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन और लेस देन साइन के साथ मोडालिटीज डिस्कस की गई है, और ये आपको समझना कैसे है। देखिए सबसे पहले ये जो पहला साइन है, इसमें जिस साइड ओपन है ये साइन, तो उस साइड बड़ा गैप है, दैट मीन्स वो प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है। तो जब भी ये पॉइंट मेंशन किया जाता है या फिर ये वाला सिंबल आप जहां पर भी देखोगे, ये वाला सिंबल ये क्या करेगा, ये उस जगह यूज किया जाता है जिस जगह प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सो अगर ओपन बड़ा गैप जहां है उस साइड अगर चीजें लिखी रहती हैं, दैट मीन्स वो प्रॉब्लम को बढ़ा रही है, और वही दूसरे साइड अगर जदर बंद है
उधर जो चीजें लिखी रहती हैं वो पेशेंट को आराम देती हैं। तो अगर आपको एग्रेवेशन और एमेलियोरेशन समझना है तो आप इन सिंबल्स की हेल्प से भी समझ सकते हो। जो ओपन वाले साइड जो भी चीजें लिखी रहती हैं वो सारी प्रॉब्लम्स को बढ़ाती हैं, जबकि जो क्लोज्ड के साइड लिखी रहती हैं, क्लोज्ड एंड के साइड, वो सारी चीजें प्रॉब्लम को कम करती हैं। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं एग्रेवेशन, क्योंकि यहाँ पे ये साइड ओपन है। सो फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी देखा कि इसको इवनिंग और नाइट के टाइम जब भी वो बेड पे जा रहा था इसकी प्रॉब्लम बढ़ जा रही थी, तो इसकी मोडालिटीज इवनिंग और नाइट टाइम में लिखी हुई है। पेन्स आर इनसपोर्टेबल, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं दैट इसका जो पेन होता है वो अनबियरेबल होता है। इन अ वार्म रूम में एकोनाइट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। नो डाउट वो जब बाहर जा रहा था ड्राई कोल्ड एयर में तो भी उसकी प्रॉब्लम बढ़ रही थी, बट इसको वार्म रूम में रहने से भी इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सो वार्म रूम। एंड व्हेन राइजिंग फ्रॉम बेड, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट वो जब राइज कर रहा था रिकम्बेंट पोजीशन से तो भी उसकी प्रॉब्लम बढ़ रही थी, तो ये बेड से जब राइज करेगा तो भी इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। लाइंग ऑन द इफेक्टेड साइड, मान लीजिए किसी साइड से पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो अगर ये उस साइड लेटेगा तो उसकी प्रॉब्लम उससे भी बढ़ जाती है। सो लाइंग ऑन द इफेक्टेड साइड। फ्रेंड्स, यहाँ पे दो मेडिसिन और लिखी हुई है, हिपासल्फ एंड नक्स मॉस्काटा। ये दोनों मेडिसिन जो होती है इनमें भी ये चीज हमें देखने को मिलती है दैट लाइंग ऑन द इफेक्टेड साइड से प्रॉब्लम एग्रेवेट हो जाती है। अब अगर हम एमेलियोरेशन की बात करें कि इसे आराम कैसे मिलता है, तो हमने ऑलरेडी देखा दैट ड्राई कोल्ड एयर में जाने से इसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती है, एलिमेंट्स थी उससे। बट ये जब ओपन एयर में जाएगा, खुली हवा में जाएगा, तो इसकी प्रॉब्लम एमेलियोरेट करेगी। दैट मीन्स इस केस में इसे मिलेगा आराम। सो इन द ओपन एयर में जाने से इसकी प्रॉब्लम में अमेलियोरेशन होगा, आराम मिलेगा। यहाँ पे एल्यूमिना, मैककार, पल्सेटेला और सेबाइना, ये भी कुछ ऐसी मेडिसिन है जिसमें ओपन एयर से एमेलियोरेशन हमें देखने को मिलता है। So friends, this is all about today's lecture. I hope I have made everyone understand. अगर आपको एक्ोनेटम नेफिलस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। ऑल्सो फ्रेंड्स, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट जो मटीरिया मेडिका सेकेंड प्रॉफ की मटीरिया मेडिका है उसके लेक्चर्स में हर ट्यूसडे को पोस्ट करती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।